हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते होंगे बढ़िया होंगे एकदम। ठीक, देखिए हम क्लास इलेवेंथ का जो लेक्चर स्टार्ट किया गया था आपका, क्लास इलेवेंथ का हिंदी मीडियम, उसमें हम क्या करते हैं, कोशिका जीवन की इकाई, वो हम चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। तो उसके बाद हम पहुंच चुके हैं किस पे, देखिए क्या है नाम, जीवन चक्र और कोशिका विभाजन। नाम से ही पता है, हम जब कोशिका पढ़ चुके हैं तो कोशिका चक्र, एक कोशिका से नया कोशिका बनना कोशिका चक्र कहलाता है। अब वो जिसके माध्यम से बनता है विभाजन कहलाता है। ठीक है, देखिए कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हो, वो यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल से ही मिलकर बना है। तो हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। जैसे स्टेटमेंट में क्या दिए थे, रुडोल्फ बिर्चो नामक वैज्ञानिक थे। कौन? रुडोल्फ बिर्चो। ठीक, यहाँ से लिख देते हैं रुडोल्फ रुडोल्फ बिर्चो ने क्या कहा था, रुडोल्फ बिर्चो। ठीक, कब? 1855 में। सब जब सेल थ्योरी जब दे दी गई थी, यानी कोशिका सिद्धांत दे दिया गया था, तो रुडोल्फ बिर्चो आए, कहे थे ओमनी सेलुला ई सेलुली, एक स्टेटमेंट दिए थे। क्या? ओमनी सेलुला ई सेलुली। तो मतलब उसका क्या है, मतलब एक सेल है, ये सेल है, तो ये जो आगे वाला सेल बनेगा, आगे वाला सेल बना है इसी ही सेल से डिवाइड होके बना है। ऐसे ही नहीं कि ये टपक पड़ा है कहीं से, ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। ठीक, रुडोल्फ बिर्चो का स्टेटमेंट ये था कि ओमनी सेलुला ई सेलुली, ये स्टेटमेंट दिए थे जो कंपटीशन वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, और आज हम स्टार्ट करेंगे इसी को कि एक सेल, आपका एक सेल है तो दो सेल कैसे बन जाता है हमारा। इतने हम पहले छोटे थे, पहले क्या थे, मतलब एक बेबी है। ठीक, बेबी क्या हो जाएगा, बेबी से हमारा हमारा क्या होता है, यंग मैन बनेगा। यंग मैन से ओल्ड मैन, यंग मैन से हमारा ओल्ड मैन बनेगा। ओल्ड मैन के बाद क्या होता है, उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी सब्जी खा के पूरी प्रक्रिया ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो ये सब कैसे होता है इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। ठीक, वही चीज़ कैसे होता है कि आदमी, ओल्ड आदमी है, यानी कोई बेबी आदमी है तो ओल्ड कैसे हो जाता है, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया हम क्या करेंगे इसमें धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, देखिए नाम से ही पता है आपका, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये वाली स्टेटमेंट इतना देख लेते हैं। पहले हमें जीवन चक्र यानी कोशिका चक्र के बारे में पढ़ना है, फिर सूत्री विभाजन की प्रवस्था यम पढ़ना है, फिर सूत्री विभाजन का महत्व पढ़ना है, फिर समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन पढ़ना है। यानी टोटल 4 टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, 4 टॉपिक हमें पढ़ना है ये टोटल। इसी को हम क्या करेंगे, देखिए आगे हम इंक्लूड कर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमें पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को देखो जारी रखते हैं। क्या? देखिए आप इसी को हम क्या करेंगे, आपको पढ़ के सुनाएंगे। थोड़ा सा इसे हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, यहाँ आपके सामने थोड़ा सा ऐसा रहेगा तो आपको दिखेगा। ठीक, चलिए देखिए, क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यानी सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, जीवन का आरंभ कैसे हुआ, कोशिका से हुआ है। ठीक, आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका में इतने बड़े जीव का निर्माण कर दिया। ठीक, ये भी हमारा स्टेटमेंट, मतलब एक कोशिका से हम बताओ क्या होता, हाथी हो गया, वेल हो गया, ये तो इतनी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है यानी इस धरती पे। तो बताओ ये कैसे हो गया, हम आश्चर्यचकित हैं कि नहीं। तो वही हमसे यहाँ से देखिए क्या दिया, वो वृद्धि व जनन सभी कोशिकाएं, कोशिका का ही नहीं, यानी सभी सजीव की विशेषता है। क्या? कोशिका सभी कोशिकाओं में 2 भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं। एक कोशिका है 2 भागों में विभाजित होकर क्या करे, जनन करती हैं। जनन करती हैं, देखिए करिए, जनन करती हैं जिसमें प्रति कोशिकाएं विभाजित होकर 2 नई संतानी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अभी एक खो तो 1 से 2 बन रहा है कि नहीं, 2 कोशिका का यानी क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक, नवनिर्मित होती हैं, स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। एक पैतृक कोशिका उस उसकी संतानी वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिका जनसंख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वृद्धि व विभाजन कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण करता है जिसमें जिसमें कई लाखों कोशिकाएं होती हैं। कहने का मतलब ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ने से क्या मतलब चला, ये कह रहे हैं, तू यार कहाँ जा रहा है। ठीक, ये हमारे कह रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि देखिए एक कोशिका है। ठीक, एक कोशिका है, ये आपका एक कोशिका है। ठीक,
एक कोशिका है तो एक कोशिका से यहाँ से देखिए क्या दिया, दो कोशिका बन गई, दो से हमारा ये डिवाइड किया और बना लिया और बना लिया, ये डिवाइड किया और बना लिया और बना, तो इससे बताओ कई देखो कई लाखों कोशिकाओं का निर्माण हो गया, जो हम क्या कर रहे हैं, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, और देखिए, और जो छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, वो भी तो अपना परफॉर्म इसी एक सेल से सारा खाना पीना सब क्या कर लेते हैं, इसी से अपना कर लेते हैं। एक्सक्रीजन हो गया, यानी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये सारी प्रक्रिया एक ही सेल से ये संपन्न, एक ही सेल में ही संपन्न कर लेते हैं। ठीक, इसके कहने का मतलब ये। और देखते हैं आगे स्टेटमेंट क्या लिखा है, ये एनसीईआरटी प्योर। ठीक, यानी एनसीईआरटी को हम क्या करें हैं, इसी हमारे लिए क्या होता है, यही बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक, इसी को पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, क्लास में बढ़िया बढ़िया नंबर पा सकते हैं। ठीक, थोड़ा सब समझ लेंगे तो काम भी हो जाएगा। और नीट वगैरह में तो इसमें क्या होता है, एज इट इज ऐसे ही उठा के क्या होता है, पूरी लाइन ऐसे उठा के, ये पूरी लाइन उठा के यहाँ से इतना काट के तुम्हें दे देगा, क्वेश्चन बता देगा ऐसे। यानी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बना, थोड़ा सा ब्रॉड जाता है, वो समझ लेंगे तो हम काम ईजी हो जाएगा। ठीक, देखिए कोशिका चक्र, कोशिका चक्र क्या होता है, देखिए इसे हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। ठीक, देखिए क्या दिया, कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सही है, एक जीव है, मतलब एक अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रजनन करते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बेबी बर्न करता है, तो बताओ किसके मदद से होता है, कोशिका की मदद से होता है। ठीक, यह एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति, यानी डीएनए प्रतिकृति एवं कोशिका विभाजन यानी वृद्धि होती है। ये सभी क्रिया जैसे विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और हमारा कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होते हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है। ठीक, मान लेते हैं कॉम्बिनेशन उनका एक सेल है, दो सेल से बन रहा है। ठीक, दो सेल बना रहा है, तो यानी कॉम्बिनेशन नहीं सही रहेगा तो कैसे काम चलेगा, तो यानी कॉम्बिनेशन सही होना तो कोशिका विभाजन सही होता है। यानी वह सताती कोशिकाओं में इनका पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है, और घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम के द्विगुणित एवं अन्य संगठनों के संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजन होकर दो संतानी कोशिकाओं का निर्माण करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कोशिका चक्र, जो कोशिका चक्र कहलाता है। ठीक, अब देखिए हम इस स्टेटमेंट से क्या पूछ रहा है, कहने का मतलब कह रहा है जीवों के शरीर में विभाजन करने वाले कायकी कोशिकाओं में वृद्धि व विभाजन नियमित चक्र एक चलता है, जिस चक्र को हम क्या कहते हैं, साइकिल चक्र, यानी कोशिका चक्र बोलते हैं। ठीक, यही हमारा क्या होता है, एक सेल से है, यहाँ एक सेल है, तो एक सेल से दो सेल बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, तो जो पूरा चक्र होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, कोशिका चक्र कहलाता है। ठीक है, कोशिका चक्र कहलाता है। और क्या देख रखा है हमारा, कोशिका चक्र कहलाता है। यद्यपि कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र में ही होता है। ठीक, जो आपका न्यूक्लियस केंद्रक पढ़ चुके तो उसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड था। ठीक, वही सब चीज़ें ये प्रक्रिया करा रहा है। ठीक है, और आगे स्टेटमेंट क्या दिया है, इसके बाद स्टेटमेंट हमें दिया है, डीएनए संश्लेषण की प्रक्रिया एक विशिष्ट प्रवस्था में होती है। ठीक, यहाँ से आपका ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक, यानी होती है तो हमारा कैसे होती है, कोशिका विभाजन के दौरान, ये सब कोशिका विभाजन के दौरान होता है। अप्रतिकृत गुणसूत्र जिसे हम डीएनए बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल इसी में होता है। यानी जटिल घटना क्रम के द्वारा संताति केंद्रकों में वितरित हो जाती। इस घटना को हम कौन नियंत्रित करता है, केंद्रक आपका क्या करता है, इसे आपका कंट्रोल करता है, जिसे हम न्यूक्लियस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, ये था आपका टोटल किसके बारे में, कोशिका चक्र के बारे में। ठीक, अब ये घटना किसने में होती है, एक हमारा ग्रोथ फेज होता है, यानी ग्रोथ फेज जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। ठीक, इंटरफेज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, यानी चीज़ें आती हैं, G1 यस और G2 यानी इतना प्रवस्था आती हैं। उसके जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, डिवीजन फेज होता है। डिवीजन फेज इतने में हमारा क्या होता है, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल वगैरह हैं सब डबल हो जाते हैं, उसके बाद डिवीजन में इंटर करते हैं। ठीक, अब डिवीजन दो तरह का हो सकता है, डिवीजन दो तरह का होता है। एक होता है हमारा पहले हमारा कैरियोकाइनेसिस, जब हमारा केंद्रक का डिवीजन होता है तो उसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। उसके बाद हमारा सेल की जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवीजन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। आप याद रखिएगा दो, यानी देखिए हम लिख भी देते हैं यहाँ से। एक हमारा इंटरफेज होता है। ठीक, क्या इंटरफेज होता है,
एक इंटरफेज होता है, ठीक, जिसमें हम क्या पढ़े बताएं, G1 यस G2 फेज, ये 3 फेज बताएं कि नहीं। और उसके जस्ट नीचे हमारा डिवीजन फेज होता है। डिवीजन फेज भी कितना, डिवीजन फेज में 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, एक होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। ठीक, जब हमारा क्या होता है न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है, यानी केंद्रक का ही डिवीजन होता है, उसे हम कैरियोकाइनेसिस। जब उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इसी को हम क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ प्रवस्था दे रखा है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ से दे रखा है, पहले ये स्टेटमेंट देखिए, 2 फेज, इंटरफेज और माइटोटिक फेज, जिसे हम यम फेज बोल रहे थे। ठीक, इसी को हम क्या करते हैं, आपके पहले सामने, इसी को हम क्या करते हैं, तू कहाँ जा रहा भाई। ठीक, देखिए यहाँ से देखिए कोशिका चक्र की प्रवस्था, एक एक परिरूपी यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्ध में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटों में विभाजित होता है। यदि मनुष्य में देखा जाए तो एक सेल क्या होता है, हर एक 24 घंटे के बाद क्या होता है, डिवीजन में भाग लेता है, यानी विभाजित होता है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका में दूसरे परिरूपी के लिए बदल सकती है। उदाहरण के लिए यदि ईस्ट की कोशिका, यदि चक्र को पूरा करने में लगभग 90 मिनट लगता है, मनुष्य में कितना मिनट लगता है, 20 मिनट। अब याद क्या रखना है, मनुष्य में टोटल 20 घंटे यानी 24 घंटे लगते हैं 1 से 2 सेल बनाने में। ठीक, और मगर यदि कोशिका में देखा जाए तो 90 मिनट में क्या होता है, 1 सेल से 2 सेल यानी डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, अब ये कितने फेज में कर सकते हैं, देखिए हमारा यहाँ से 2 फेज है, क्या, यानी 2 प्रवस्था है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। इसमें यानी माइटोसिस फेज में आपका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा माइटोसिस, एक आ जाएगा क्या, मियोसिस आ जाएगा। दोनों फेज इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, और देखते हैं इसमें हमारा, इसी के बगल में हमारा एक डायग्राम दिया है, यहाँ से देखिए करिए कितना प्यारा डायग्राम दे रखा है। इसे प्यारे डायग्राम को हम क्या कर देते हैं, पहले हम सजा देते हैं। ठीक, सजा देते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसे हम आपको बता देते हैं। ठीक, देखिए करिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। ठीक, इंटरफेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहला हमारा जीवन फेज, फिर यस फेज, फिर G2 फेज। जीवन फेज में हमारा क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, गैप फर्स्ट फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैप फर्स्ट फेज बोलते हैं, गैप फर्स्ट फेज बोलते हैं। ठीक, इसे हम गैप फर्स्ट फेज बोलते हैं। उसके बाद यस फेज को क्या कहते हैं, यस फेज को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। यहीं पर हमारा DNA का सिंथेसिस होता है। गैप 2 फेज में इसे क्या कहते हैं, इससे यानी गैप फेज, जिसे हम ग्रोथ फेज बोलते हैं फर्स्ट, और यानी ग्रोथ फेज सेकेंड। ये आपका ग्रोथ फेज, ये आपका एक ग्रोथ फेज ये हो गया। ठीक, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। उसके बाद हमारा इंटर करता है, यही आपका क्या है, माइटोटिक फेज है। क्या, जो आप पढ़ें माइटोटिक, यहाँ देखिए ये वाला स्टेटमेंट, माइटोटिक फेज में क्या आता है, देखिए करिए, यहाँ से लिख रखा, अंतरा अवस्था, फिर पश्च अवस्था, फिर मध्य अवस्था, फिर पूर्वावस्था, ये हमारा होता है। फिर जाके हमारा कहीं कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसे हम क्या बोले हैं, साइटोकाइनेसिस बोले हैं। ठीक, ये स्टेटमेंट था हमारा डायग्राम के रूप में। ठीक, अब इसी को हम क्या करते हैं, आगे हम आपको बढ़ाते हैं। देखिए क्या हमें पढ़ना है। ठीक, हाँ देखो दे रखा है भाई, चलिए पढ़ते हैं इसी को। ठीक, थोड़ा सा इसे हम जूम कर देते हैं, थोड़ा सा इसे जूम करके आपके देखिए साइड में लगा लिए हैं, जो आपका ये वाला फेज था। ठीक, कौन, ये दोनों फेज था। इसी को क्या करते हैं, हम नीचे पढ़ते हैं। ठीक, नीचे पढ़ते देखिए क्या दिया, सूत्री विभाजन, जिसे हम क्या बोल रहे थे, यम अवस्था बोले थे। इस अवस्था को यानी क्या होता है, यम से व्यक्त किया जाता है, किसे, कैपिटल यम से। ठीक, जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन एवं या समसूत्री विभाजन होता है, और अंतरावस्था 2 क्रमिक यम प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि 24 घंटा होती है। यानी एक मनुष्य की कोशिका की औसत वृद्धि कितनी होती है, 24 घंटा होती है। जो कोशिका चक्र में कोशिका के विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण हो जाती है। मतलब 24 घंटे में विभाजन होता है, 1 सेल से 2 सेल, मगर उससे पूरा करने के लिए क्या होता है, 1 ही घंटे में पूर्ण की जाती है। लगभग 95% आपकी क्या सारी प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक, अधिक से अधिक प्रवस्था होती है, बट हमारा क्या पहुंच जाता है, इसमें हमारा यम प्रवस्था के आरंभ केंद्रक में, देखो केंद्रक के विभाजन को हम क्या कर रहे थे, कैरियोकाइनेसिस बोल रहे थे। जो क्या करता है,
यानी कैरियोकाइनेसिस लिख दिया। कैरियोकाइनेसिस जो क्या होता है, संगत संतान यानी संताति गुणसूत्र, गुणसूत्र के पृथक हमका सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है। ठीक, समतुल्य होता है। और हमारा इसका जो क्या होता है, केंद्र यानी अंतः कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन आपका क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब प्रावस्था को देखो, अंतर अवस्था की विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इसके दौरान क्या होता है, देखिए इसके दौरान आपके क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का प्रतिकृतिकरण होते हैं। ठीक, अब देखिए इसके कितने कितने फेज है जो वहाँ हम डायग्राम में पढ़े हैं, उस तीनों को यहाँ से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ देखो 3 फेज है। पहला हमारा क्या होता है, देखो सेंथ यानी जीवन फेज, जिसे हम क्या कहते हैं, गैप 1 फेज या ग्रोथ फर्स्ट फेज बोलते हैं। गैप 1 फेज, इसमें हमारा क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस फेज होता है, इसे हम क्या संश्लेषण फेज बोलते हैं। सेकेंड हमारा दिया है गैप 2, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज सेकेंड फेज बोलते हैं। ठीक, ग्रोथ सेकेंड फेज बोलते हैं। ये है तब इसी को हम क्या करना है, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, आराम आराम से यहाँ से हम क्या कर देना है, पढ़ना है। ठीक, यहाँ से देखिए लिख भी रखा है 2C 21 कितना होता है। यहाँ से ये स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया, पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था, जिसे हम क्या होते हैं, जीवन फेज बोलते हैं। समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को यानी प्रदर्शित करता है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपपचयी रूप से सक्रिय होता है एवं लगातार वृद्धि होती रहती, परंतु डीएनए प्रकृति में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। किसमें, जीवन फेज में। ठीक, यस फेज जिसे संश्लेषण फेज कहते हैं, ये के दौरान क्या होता है, दौरान डीएनए का निर्माण एवं उनकी प्रकृति यानी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है, मतलब 2C से हमारा कितना हो जाता है, 4C हो जाता है। ठीक, 4C हो जाता है, तो इरेज भाई, हाँ ठीक। उसके यदि आपका डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C है, 2C से क्या हो जाता है, 2C से, ठीक, वो तो ये देखो 2C से हमारा क्या हो जाता है, 2C चिन्हित किया जाए तो हमारा वो बढ़ के क्या होता है, 4C, मतलब 2C से आपका क्या हो जाता है, 4C हो जाता है। ठीक, 4C हो जाता है। ये आप ये स्टेटमेंट याद रखिए। यदि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है तो जीवन फेज प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2n गुणसूत्र है, तो यश प्रावस्था में, और यश प्रावस्था के बाद उनकी संख्या वही रहती है, मतलब 2C से आपका 2C ही रहता, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ठीक, जीवन प्रावस्था में अर्थात जी यानी 2n होगी। प्राणी कोशिकाओं में यश प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसा ही प्रतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है। क्योंकि हमें क्या करना है, अब G2 फेज के बाद क्या जाना है, माइटोटिक फेज में जाना है, तो हमें क्या करना है, अपने पास प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ रखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ से स्टेटमेंट ये नीचे इतना सारा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, प्रौढ़ वृद्धियों में प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। जैसे हम सब लोगों में देखा जाए तो हृदय का जो कोशिका होती है वो विभाजित नहीं होती, बहुत बट कम होती है। दूसरी कोशिका यदा कदा विभाजित होती हैं। ऐसा तब होता है जब एक क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है, तब डिवाइड करता है, ऐसे नहीं डिवाइड करता। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं जीवन प्रावस्था से निकलकर सीधे निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, G0 फेज कहते हैं, जो बगल में वहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में बनाया गया था। ठीक, इस प्रावस्था में देखो, इस अवस्था को कोशिका उपपचयी रूप से सक्रिय होते हैं, लेकिन ये विभाजित नहीं होते हैं। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। ठीक, जब जरूरत रहेगी तभी। प्राणियों में सूत्री विभाजन में केवल द्विगुणित कायकी कोशिकाओं में ही दिखाई देता। हालांकि इनका कुछ अपवाद है, जैसे हप्लायड को क्या करते हैं, आप हप्लायड कहीं लिखा रहा है तो यन लिखा रहा है तो समझ जाना क्या है, हप्लायड है। ठीक है, हप्लायड अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती। उदाहरण के लिए देखा जाए तो नर मक्खियाँ, इसके विपरीत पादप में सूत्री विभाजन अगुणित तथा द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देते हैं।
ठीक, दोनों में दिखाई देते हैं। और इन्हें पादप, पादप में यानी पादपों में देखा जाए तो पीढ़ी, एकांतर, जो आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक, उदाहरणों से याद करते हुए आपको क्या करना, पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें और अगुणित कोशिकाओं में विभाजन की यानी सूत्री विभाजन को दिखाई पड़ता है। ठीक, ये था स्टेटमेंट किसके बारे में, टोटल यानी G1 या G2 के बारे में। अब हम इंटर करेंगे कहाँ पर बाबू, हम इंटर कर देंगे कहाँ पर, आपका यम अवस्था, जिसे हम सूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक, सूत्री विभाजन यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, सूत्री विभाजन क्या क्या होता है। सूत्री विभाजन में यहाँ से जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोटिक, नाम से ही पता है सूत्री विभाजन यानी सम विभाजन। ठीक, एक कोशिका रहेगा तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगा। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, सॉरी हाँ, सूत्री विभाजन पर अवस्था करते हैं, जिसे सम विभाजन भी नीचे लिखा गया है। ठीक, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ से दिया है, उसी को हमें क्या करना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, एकदम VIP तरीके से। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए, सूत्री विभाजन प्रवस्था जिसे हम यम प्रवस्था बोलते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसे हम क्या करते हैं, लल्ला बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या दिया, सूत्री विभाजन यम प्रवस्था होती है। यह है कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों के बृहद पुनर्गठन होता है। जनक एवं संताति कोशिकाओं में यानी संताति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, विभाजन होता है। देखिए क्या दिया, वृद्धि के लिए सूत्री विभाजन को केंद्र के विभाजन के 4 अवस्थाओं से होना पड़ता है। पहला हमारा कैरियोकाइनेसिस, जहां आप समझ सकते हैं क्या किसका हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ से थोड़ा सा हम इसे हाईलाइट करते हैं कैरियोकाइनेसिस को। कैरियोकाइनेसिस हम बता रहे हैं दोबारा, और एक कैरियोकाइनेसिस आपका यहाँ पर है। ठीक, यदि आप इंटर करेंगे किसी भी सेल को डिवीजन करने के लिए, पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद जाके हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब सेल के अंदर जितना भी भाग है, वो जितना भी चीज़ है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। DNA वगैरह सब डबल हो जाएगा, केंद्रक भी डबल हो जाएगा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब डबल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा इंटर करेगा किसे, उसके अंदर यदि सारी चीज़ें डबल हो गई तो उसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, उस प्रोसेस को। ठीक, उसके नीचे हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, जब आपका सब चीज़ कैरियोकाइनेसिस के द्वारा डबल हो गया तो हम क्या करना, सेल को डिवीजन करना। तो एक सेल से यहाँ धंसेगा नीचे और यहाँ से धंसेगा, तो हमारा क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बन जाएगा, उस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक, यही हमारा क्या देखा, कैरियोकाइनेसिस। देखिए कैरियोकाइनेसिस हो गया, तेरी क्या कर रहा भाई तू। ठीक, देखिए कैरियोकाइनेसिस की 4 प्रवस्था होती हैं, जिसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यहाँ से प्रवस्था होते हैं। एक एक करके हमें क्या करना है, विड डायग्राम पढ़ना है। ठीक, अब ये देखिए प्रोफेज मतलब क्या होता है उसे हम देखेंगे एकदम अच्छे तरीके से। हलुआ, ठीक, हलुआ। देखिए क्या दिया, इसे हम पूर्वावस्था बोलते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया, अंतरावस्था की यश वह G2 फेज के बाद पूर्वावस्था, जिसे हम साइटोकाइनेसिस का पहला पड़ाव मानते हैं। यानी यस और G2 पर अवस्था में DNA के नए गुणसूत्र बन जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे नहीं होते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। आप न्यूक्लियस यदि पढ़े होंगे, केंद्रक पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल रहे थे, क्रोमेटिन। तब क्रोमेटिन हमारा G यानी क्या होता है, जो आपका प्रोफेज में इंटर करता है, प्रोफेज में इंटर करता है तो क्या करता है, यही क्या होता है, इससे संगठ बनता है और गुणसूत्र बनाता है। ठीक, देखिए गुणसूत्री पदार्थ के संगठन में प्रारंभ में पूर्वावस्था में पहचान है। ठीक, पहचान है। उसके बाद गुणसूत्री संगठन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्री द्रव स्पष्ट होने लगते हैं। जैसे आपका तारक काय और तारक केंद्र, जिसका अंतरावस्था की यश परावस्था के दौरान ही द्विगुणित हुआ था, जब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना आरंभ कर देता है। ठीक, चलना आरंभ कर देता है। और देखिए पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटना है, नीचे पॉइंट में दे रखा है। इससे पहले हम क्या कर देते हैं, आपका यहाँ से देखिए डायग्राम आपको देखिए बता देते हैं। देखिए ये आपका पहला है। ठीक, यानी प्रारंभिक पूर्वावस्था। देखिए आपका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, देखिए क्या दिया, यहाँ से अपना बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ से बनना स्टार्ट, यानी गुणसूत्र बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक,
और इनके बीच में ये जो लेयर थी क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कह रहे थे, ये देखो कर डिसअपियर हो रही है धीरे 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 धीरे, अगले में क्या हो जाएगी, ये डिसअपियर हो जाएगी। जो हम नीचे देखा था देखो डिसअपियर हो रही कि नहीं। तो इसी को हमें क्या करना है, यहाँ से जो विशेषताएं हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम देखिएगा गुणसूत्री द्रव संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बनाते हैं। अभी बताएं क्रोमेटिन थ्रेड जब होते हैं जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होकर क्या होता है, कंडेंस होकर क्या करते हैं, गुणसूत्र बना लिए। ठीक, गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्रों के दो अर्धसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ा होता है। देखिएगा ऐसे बीच में हमारा सेंट्रोमियर होता है, ऐसे आपका अटैच होता है, ऐसे आपका अटैचमेंट होता है। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हम गूंज रहे हैं, ठीक, यही आपका सेंट्रोमियर होता है। ठीक, सेंट्रोमियर होता है। ठीक, अब देखिए यानी सेंट्रोमियर से जुड़े हो रहते हैं। चलिए ये अब देखो अंतरावस्था के समय जिस तारक काय का द्विगुण हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिकाओं को विकिरित करता है जिसे हम तारक काय एस्टर भी कहते हैं। यह तंतु तथा तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में देखिए क्या, यहाँ से पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो अब क्या, जिसमें गाल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रिका और केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते, क्योंकि यही तो डिसअपियर हो रहे हैं बाबू। ठीक, ये हमें दिखाई नहीं देते। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं किस पे, मध्यावस्था पे, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेज बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जितना भी चीज़ बना हो क्या होता है, एक मिडिल पे आ जाएगा और एक प्लेट पे आ जाएगा, जिसे हम क्या बोले थे, इक्वेटोरियल प्लेट बोलेंगे। ठीक, इसी को हम आप देखते हैं। ठीक, इसके बारे में देखिए केंद्रक के दौरान केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था आरंभ हो जाती है। ठीक, इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघन पूर्ण हो जाता है। ठीक, और सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह अवस्था जब गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। आराम से इसमें हम गुणसूत्र का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, मध्यावस्था में दो संताती अर्धगुणसूत्रों के से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। ठीक, गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक, काइनेटोकोर बोलते हैं। अब काइनेटोकोर आपको यहाँ से हम क्या कैसे बता देते हैं, यहाँ से छोटा सा बता देते हैं। चलिए ऐसे देखिए, ऐसे एक क्या होता है, एक गोला होता है, इसी के द्वारा क्या हो जाता है, ऐसे हमारा जो गुणसूत्र होता है जुड़ा होता है, और इसी के बगल में हमारा दूसरा होता है, ऐसे हमारा जुड़ा होता है। ठीक, मतलब इसी स्पिंडल फाइबर इसी के अंदर से ही क्या करता है, पास करता है, जिसे हम क्या होता है, काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक, देखिए काइनेटोकोर कहते हैं सूक्ष्म नलिकाओं से बने आपका तुर्त तंतु से जुड़ने का स्थान, जिसे हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, इसी को। ठीक, संरचना काइनेटोकोर है जो दूसरी और कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े हो रहते हैं। ठीक, मध्यावस्था में ये देखा जाए तो ये सभी गुणसूत्र एक रेखा में आकर स्थित रहते हैं। एक क्या होता है, एक प्लेट पे ऐसे, जिसे हम प्लेट बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, इस पे आके स्थित रहते हैं। ठीक, प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्धगुणसूत्र एवं ध्रुव से तुर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वही इस संताती अर्धसूत्री तुर्क तंतु द्वारा काइनेटोकोर के विपरीत ध्रुव से जोड़ा रहता है। ठीक, मध्यावस्था में जिस तरल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, देखो मध्यावस्था पट्टिका बोलते हैं, जिसे इक्वेटोरियल हम प्लेट बोल रहे थे। ठीक, इसमें अब देखो क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, उसे हम आपको क्या करते थे, एक अच्छे स्टेटमेंट में बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये क्या क्या कह रहा है। ठीक, देखिए ये आपका एक सेल हो गया। ठीक, मान लेते हैं इसे हमें एकदम से बीच में लाना है। ठीक, तो एक हमारा क्या होता है, यहाँ हो गया। ठीक, एक हमारा गुणसूत्र यहाँ हो गया, एक हमारा यहाँ हो गया, एक हो गया यहाँ। ये देखो क्या, एक सब बीच में आ गए हैं कि नहीं, बीच में आ गए तो ये जो प्लेट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मध्यावस्था पट्टिका बोलते हैं, जिसे हम इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं।
एक मध्य रेखा बीच में आ जाते हैं, यही प्रक्रिया होती है। आप चाहे उल्टा ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे आप क्या करिएगा ऐसे करके क्या करिएगा ऐसे, और ऐसे करके ऐसे, यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट दिखा दिए, चाहे जैसे मगर आपको बनाना है। ठीक, अब इनके कुछ विशेषताएं हैं, देखिए क्या दिया, देखिए तुर्क तंतु, हाँ तुर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए गुणसूत्र मध्य अवस्था की ओर जाकर आपके मध्यावस्था पट्टिका यानी पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों पर तंतु यानी तुर्क तंतु से जुड़ जाते हैं। ठीक, तंतुदर से यानी हमारे जुड़ जाते हैं। ये था आपका क्या होता है मेटाफेज के बारे में। अब इसका हम डायग्राम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, डायग्राम यहाँ से नीचे 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 आ जा तू भाई। देखिए आप इसमें समझ सकते हैं एकदम इजी वे में। देखिए क्या दिया, ये आपका पश्च पूर्वावस्था है, इसमें हमारा देखो क्या दिया, आपका न्यूक्लियर डिसअपियर वगैरह सब होना स्टार्ट हो गया था। ठीक, उसके बाद इस पे हम आए थे आपका मध्यावस्था की ओर, देखो परिवर्तित हो रहा है। क्या परिवर्तित कर रहा है, देखो ये आपका ये जो है इसे हम क्या, इसी को हम क्या स्पिंडल फाइबर भी बोल रहे थे, जिसे हम तर्क तंतु जो हम चिल्ला रहे हैं उसी को बोल रहे थे। ठीक, अब देखिए क्या दिया, यही हमारा क्या होता है। देखिए अब एक दूसरे को क्या करेंगे, एक प्लेट पे आना चाहेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो करिए, एक हमारे मिल के किस पे, एक प्लेट पे आ गए, तो इस प्लेट को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। इसी प्लेट को हम बोल रहे थे तुरंत आपसे। ठीक, यही आपका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नीचे दिया है आपका पश्चावस्था। ठीक, उसके बाद पश्चावस्था के बाद साइटोकाइनेसिस, उसके बाद ये आपका क्या महत्व है, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं पश्चावस्था पहले आपसे। ठीक, ये देखिए क्या दिया, पश्चावस्था क्या होता है, जिसे हम प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज पे आ गए हैं। ठीक, अब यदि मिडिल में आ गया तो एक दूसरे के अपोजिट पोल पे भागना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक, जैसे देखिए पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक अलग होने लगते हैं। अलग देखो अलग होने लगते हैं कि नहीं, इन्हें संताति अर्धसूत्री गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संताति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। देखिए जाने लगे कि नहीं, प्रत्येक गुणसूत्र आपका क्या होता है मध्यावस्थ पट्टिकाओं से काफ़ी दूर जाने लगते हैं। तब प्रत्येक गुणसूत्र बिंदुओं की ओर जाने लगते हैं की ओर होता है, जो गुणसूत्रों के ध्रुव की जाने के नेतृत्व करता है। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आने लगती हैं। अब इनकी क्या विशेषता नीचे यहाँ से देख लेते हैं। देखिए क्या दिया, गुणसूत्र देखो, गुणसूत्र विखंडित हो जाते हैं और अर्धसूत्री अलग अलग हो जाते हैं। अर्धसूत्र यानी अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए करिए, हम आपको यहाँ से डायग्राम दिखा रहा है। देखिए यहाँ से इधर ये जाने लगे और ये हमारे इधर जाने लगे, अलग अलग हो गए कि नहीं, तब यहाँ से सेल डिवीजन हो जाएगा, तो एक सेल ये बन जाएगा, एक सेल ये बन जाएगा। ठीक, जो हम नीचे यहाँ से देखिए बोलेंगे, यहाँ देखो कर दिया, यहाँ से हमारा काम ये हमारा हो गया है। ठीक है, ये आपका अत्यावस्था यानी इंग्लिश में देखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, टीलोफेज बोलते हैं। ठीक, तू कहाँ जा रहा भाई, बेसिक क्लिक नहीं किए। ठीक, देखिएगा इसे हम क्या बोलते हैं, टीलोफेज बोलते हैं। देखिए हम क्या पढ़ चुके हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट एंड फाइनल किसका, कैरियोकाइनेसिस का, आपका कैरियोकाइनेसिस का, जिसे हम टीलोफेज बोलते हैं, अंत अवस्था बोलते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या होता है, सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में आपका अंत्यावस्था गुणसूत्र जो कर्मानुसार देखा जाए ध्रुवों पे चले जाते हैं। ठीक, असंघनित होकर अपनी पूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। और क्या होता है, अर्ध गुणसूत्र द्रव दोनों ध्रुवों की ओर एक समूह में बना लेते हैं। इस अवस्था की क्या क्या घटना होती है, इसे हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे से देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया, ठीक, गुणसूत्री देखो, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं, ये तो हमने मान लिया। इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है और हमारा गुणसूत्र समूह के चारों ओर यानी चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या तरफ झिल्ली बन चुकी है। ठीक, झिल्ली बन चुकी है, केंद्रिका जालिका यानी गाल्जी का है भाई, हिंदी यार इंग्लिश एकदम खतरनाक दे दिया यहाँ से। अंतर्द्रवित यानी अंतर्द्रवित जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, साइटोकाइनेसिस में हमारा सेल इंटर कर जाता है। अब देखिए यहाँ से हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं। देखिए ये है आपका, देखिए इसमें हमारा क्या होता है, एक सेल का ये पूरा कंटेंट इधर चला गया, एक सेल का देखिए यहाँ पूरा कंटेंट चला गया। अब यहाँ से देखिए कभी स्टार्ट हो गया सेल
आपका जो आपका ऊपर यानी सेल जो साइटोप्लाज्म है वो डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। वो हमारा डिवीजन स्टार्ट कर दिया, जिसे हम क्या बोल रहे थे, साइटोकाइनेसिस। नीचे आपका यहाँ से साइटोकाइनेसिस बोल दिए, ठीक, साइटोकाइनेसिस। अब इसी को क्या कर देना है, सिंपल सा हम डायग्राम से देख लेते हैं, ये डायग्राम से देख लेते हैं। इसी को हम क्या कर देते हैं, जो ये इतना सारे लिखा हुआ है इसे हम क्या कर देते हैं डायग्राम के थ्रू, यही जो है तो इसी के देख लेते हैं। देखिए साइटोकाइनेसिस हम किसे बोलते हैं, ये जो आपका साइटोकाइनेसिस यही मतलब सेल का अंदर की तरफ धंसना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक। कैरियोकाइनेसिस आपका जब पूरा यदि खत्म हो जाता, मतलब एक सेल का कंटेंट यानी पूरा देखो करिए, एक सेल का कंटेंट ये बना लिया, एक सेल का ये कंटेंट बना लिया, तो क्या करेगा, अब सेल डिवीजन ही होगा। अब इस सेल डिवीजन के बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होगा, जो हमारा क्या होता है, एक सेल से, देखिए एक सेल से क्या हो गया, एक सेल, दो सेल के बाद हमारा क्या बन गया, ये हमारा सेल बन गया, ठीक। ये हमारा सेल बन गया है पूरा, यही तो आपका क्या होता है पूरा समसूत्री। यदि इसमें पढ़ना चाहेंगे तो आप यहाँ से आराम से ये पढ़ सकते हैं, ठीक। देखिए अब नीचे महत्व दे रखा है, महत्व दे रखा है, देखिए महत्व दे रखा है, सूत्री विभाजन का क्या कुछ महत्व है कि नहीं, इससे हम तुक्का पढ़ रहे हैं, ठीक। इसे नहीं, तुक्का नहीं पढ़ रहे हैं, इसी का कोई ना कोई वैल्यू होगी, एनसीईआरटी में लिखा है तो हमारा क्या होता है, बहुत वैल्यू होगी, ठीक। देखिए करिए सूत्री विभाजन का कुछ महत्व है कि नहीं। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, ठीक, द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, ठीक। देखिए यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादप व आपके सामाजिक कीड़ों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा यानी विभाजित होती हैं। सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में समझना काफ़ी महत्व है। यदि आपको उदाहरण से ले लेते हैं, यदि आप द्विगुणित कीड़ों के बारे में पढ़ा होगा तो यानी विभाजन के बनने वाले द्विगुणित संतानी जितने भी आपके कीड़े वगैरह होते हैं, इसी से क्या होता है, एक से यानी एक से हमारा डबल बनते हैं, ठीक। और दूसरा बता दे रहे हैं, देखिए आप हम इतना बड़े हो गए, देखिएगा ये बहुकोषीय यानी अब पढ़े बोले हैं क्या क्या होता, पहले हम बेबी थे, यंग हो गए, फिर यंग हो गए, फिर ओल्ड हो गए, फिर मर गए, तो ये सारा कैसे, देखो वृद्धि यानी क्या होता है, वृद्धि कोशिकाएं, वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण ही होता है। देखो कोशिका वृद्धि के परिमाण स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह यानी आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजन होकर केंद्रक और यानी कोशिका द्रव्य अनुपात की बनाए रखें, ठीक। अब इतना ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, देखिए हम आपको बता देते हैं, मान लेते हैं या फिंगर है या आपका कोई आर्गेनेल कट गया, ठीक। आर्गेनेल यदि कट गया है तो उसे हम क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं ये आपका कोई फिंगर वगैरह यदि क्या होता है रैप्चर हो जाती है, ये कट जाती है, तो उसे रिपेयर भरने के लिए आप क्या चाहिए, ये आपका जो हम पढ़े हैं समसूत्री विभाजन ये चाहिए। यदि आपको कोई सेल आर्गेनेल कट गया है तो उसे यानी कोई आर्गेनेल कट गया तो उसे रिपेयर करने के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, समसूत्री विभाजन, ठीक। ये था आपका टोटल समसूत्री विभाजन के बारे में, ठीक। देखिए कर दिया, एक सेल से इतना करने के बाद हमारा क्या बन चुका है, एक सेल से हमारा ये दो सेल बन गया है, दो सेल बना है कि नहीं, तो ये सब जो सेल बना है तो यानी समसूत्री विभाजन से ही बना है, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, ठीक। अब इसीलिए क्या होता है हमारा यदि फिंगर वगैरह कट जाता है तो क्या हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना कि यानी बढ़ता जाएगा इतना बड़ा हो जाएगा, और अलग तरह का होता है। सम मतलब क्या होता है, एक सेल सेम टू सेम रहेगा जैसे हमारा अगला सेल है, ठीक। यही आपके कहने का मतलब था समसूत्री विभाजन से बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, अर्धसूत्री विभाजन। क्या, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में देखें। देखिए हम समसूत्री विभाजन ख़त्म कर दिए, ठीक। इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट किए हैं क्या, आपका अर्धसूत्री विभाजन। जैसे नाम से ही पता है अर्धसूत्री विभाजन यानी आधा हो जाना, ठीक, घट जाना, यही हमारा क्या कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है, ठीक। अब इसकी खोज के बारे में थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से कौन थे, फार्मर तथा मूरे नामक वैज्ञानिक, कौन, यहाँ से देख देते हैं, फार्मर तथा मूरे नामक वैज्ञानिक, क्या थे, मूरे नामक वैज्ञानिक, मुर्रे, ठीक। मूरे नामक वैज्ञानिक ने 1905 में, कितने में, 1905 में इन्होंने क्या किया था, आपके सर्वप्रथम इसके बारे में मियोसिस टर्म दिया था, ठीक। जो आपका अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था, अर्धसूत्री विभाजन दिया था, ठीक। उसके बाद हमारे स्टारबर्गर यानी वैज्ञानिक आए, इन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में पूरा अध्ययन किया था, कौन, स्टारबर्गर, ठीक। बर्गर नामक वैज्ञानिक, आप याद रखिएगा,
स्टार्स बर्गर नामक वैज्ञानिक स्टार बर्गर नामक वैज्ञानिक ने आए तब क्या कितने में 1888 में, मतलब अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दिए थे। ठीक, इसी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कलर थोड़ा सा तड़कता भड़कता ये ले लिया जाएगा। ठीक है, ठीक देखिएगा, ये कलर ले लिया जाएगा थोड़ा सा सही वाला। ठीक चल रहा, हाँ ये चल रहा है। ठीक देखिए करिए, सम अर्धसूत्री विभाजन हम क्या करें, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम बता दिए किसने डिस्कवर किया था, किसने नाम दिया था, सारी चीज़ें बता दिए। ठीक, अब देखिएगा दिया लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतानियों का निर्माण के दो युग्मकों का संयोजक होता है। जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, किसमें, प्रजनन में। ठीक है, यहाँ से दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ से देखिए क्या दिया है, जिसमें अगुणित आपका गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। ठीक है, यह विशिष्ट प्रकार की का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाले अगुणित संताती कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मतलब एक सेल है, दो सेल यदि बनेगा, उसके बाद हमारा सीधे 4 सेल बनेगा तो हमारा क्या रहेगा, आधा आधा क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार विभाजन को क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। ये था डिफिनेशन के बारे में, आपकी परिभाषा होगा। ठीक, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों का जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन का अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। यह निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनर्स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्म जनकों के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनके परिमाण स्वरूप क्या कहते हैं, अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के मुख्य निम्नलिखित चीज़ें नीचे दी गई हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए करिए, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व केंद्रिका विभाजन के दो अनुक्रमापी होते हैं। पहला अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। ठीक, इसमें पूरा यदि हमारा क्या होगा तो इसमें हमारा क्या था, पूरा कंप्लीट होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है सबसे बड़ा है एज कम्पेयर टू पूरे में देखा जाए तो। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है और कुछ भी पॉइंटें हैं। देखिए, यस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों की प्रकृति के साथ समान संताती अर्ध गुणसूत्र बनने के कारण आपका अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। ठीक, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन के समजात गुणसूत्रों का युग्मक का पुनर्योजन होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम डायग्राम यहाँ से देखिए ये दे रखा है, जैसे उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सब पढ़े हैं ना, तो उसी तरह से ये भी होता है सेम टू सेम। देखिए यहाँ से आपका देखिए यानी आपका अर्धसूत्री विभाजन यहाँ से देखो डिवाइड कर दिया, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकेंड हो गया। ठीक, देखिए क्या दिया, पुनरावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था, पश्चावस्था और हमारा अंत्यावस्था। ठीक, अंत्यावस्था इसमें हमारा ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक, ये आपका सेकेंड वाला पोर्शन, ये आपका फर्स्ट वाला पोर्शन। ठीक, अब इसी को क्या करना है, एक एक करके हमें पढ़ना है। पहले हमें पढ़ना है क्या, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो भाई कितना बड़ा हो जा रहा है, चलिए इतना चलेगा। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये देखा जाए तो। ठीक, जैसे देखिए पुनरावस्था, तेरी कहाँ जा रहा है यार तुम। देखिए ये आपका पुनरावस्था फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के पुनरावस्था की तुलना की जाए तो समसूत्री विभाजन की पुनरावस्था से की जाए तो अत्यधिक लंबी व जटिल प्रक्रिया है, इसीलिए बोले ना सबसे बड़ा। ठीक, गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर 5 प्रावस्थाओं के उप विभाजित किया गया। पहला हमारा जिसे हम क्या कहते हैं, लिप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, उसके बाद पैकीटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, उसके बाद डायकाइनेसिस। यानी 1 2 3 4 5 है, इसे हम क्या कहते हैं, एक ट्रिक से माध्यम से आपको बताते हैं। यदि याद हो जाए तो बहुत बहुत बल्ले बल्ले है, नहीं तो मल्ले मल्ले है। थोड़ा सा कलर हाँ यही रहने देते हैं। देखिए क्या दिया, हमारा क्या होता है, ले जा पानी, और हमारा डीप, यहाँ से कर देते हैं डिप्लोटीन है ना, हाँ डीप, और हमारा यहाँ से डाई। देखिए डीप डाई, पहला हमारा देखो कर दिया, ये वर्ड देखना,
ले जा पानी डूब डाई, यानी देखो यहाँ से डूब, ये डूब कर देते हैं, ठीक है, डूब, उसके बाद डाई, उसको देखो यहाँ से ले से हमारा लिप्टोटीन कहीं दिया है, ले से लिप्टोटीन हो गया, जे से जाइगोटीन, और उसके यानी पा से पैकीटीन, उसके बाद यानी डी यानी जो आपका डिप्लोटीन है, ठीक, डिप्लोटीन हो गया, उसके बाद डाइकाइनेसिस हो गया, ठीक, यानी आपको ले जा पानी डूब डाई, ठीक, डीप डाई कर देना है आपको, काम पर दे, ये DEEP है, ठीक, DEEP ये वाला ठीक। तो इसी को क्या कर देना आप ट्रिक के माध्यम से, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, इसी को याद रखना है, ठीक। अब इसी को एक एक करके हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक, अध्ययन करना है। तो अध्ययन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, माइक्रोस्कोप पे लगा देते हैं, ठीक। देखिए करिए, साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर आपका लिप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट, क्या हो रहा है जी, धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगता है। गुणसूत्र की यदि देखा जाए तो आपके पैकेजिंग की बात की जाए तो पूरी तंतु यानी तंतुपट्ट अवस्था के दौरान जारी रहती है। इसके उपरांत आपका मध्यावस्था जो पूर्वावस्था फर्स्ट होती है यानी द्वितीय चरण आरंभ होकर आपका युग्म पट्ट कहलाती है, ठीक, युग्म पट्ट कहलाती है, क्या कहलाती है, युग्म पट्ट कहलाती है, ठीक है। ये आप लिप्टोटीन हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज का आपका, यानी कौन था, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, अब डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इतना चीज़ें थी, तो इसी के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे, कहलाती हैं। इस अवस्था के कारण गुणसूत्रों का आपस में युग्मन आरंभ हो जाता है। इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र युग्मक भी कहते हैं, ठीक। उसी के जस्ट नीचे हमारा क्या है, जाइगोटीन है, ठीक, जाइगोटीन है नीचे आपके। जाइगोटीन के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ लगा देते हैं, जाइगोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। देखिए कर दिया है, युग्म पट्टक जिसे हम जाइगोटीन बोलते हैं। इस प्रकार के गुणसूत्रों को युग्मक को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी से यह दर्शाया जाता है कि गुणसूत्र आपका युग्म के एक साथ जटिल संरचना निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी साइनोटोनिमल सम्मिश्रित बोलते हैं, ठीक, साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं, ठीक। देखिए, जिस सम्मिश्रित को एक जोड़ी यानी क्या होता है, सूत्री युग्मक समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाईवैलेंट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ये मतलब कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे यदि रहेगा तो इसमें दो है कि नहीं, तो उसे बाईवैलेंट बोलेंगे। टेट्राड, एक में ऐसे चार रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, टेट्राड, यानी चतुर्थक बोलेंगे, ठीक। ये आपका बाईवैलेंट हो गया, आप चतुर्थक कहते हैं। यद्यप अपनी अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, यानी पूर्णावस्था फर्स्ट के उपर्युक्त दोनों अवस्था जो क्या कहती, पैचिटीन अवस्था कहलाती। ये अवस्था जरूर याद रखिएगा, ठीक। यही सब टर्म याद करिएगा, पैचिटीन की अवस्था में पाया जाता है तो बताना जाइगोटीन में पाया जाता है, ठीक। अवस्था में अपेक्षाकृत कम यानी अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक बाईवैलेंट आपकी जो आपका युगली होता है, अब गुणसूत्र के चार अर्ध गुणसूत्र आपका चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में पुनर्योजन के ग्रंथिकाएँ दिखाई देने लगती हैं, जहाँ पर समजात गुणसूत्रों के असंताति अर्ध गुणसूत्रों के बीच के विनिमय क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। कहने का मतलब क्या कर रहा है, ये देखिएगा, ये हो गया और आपका ये हो गया, तो इनके बीच में मान लेते हैं अगला यहाँ से आता है, ये वाला कलर लगाते हैं, ठीक। अगला यदि लाते तो इसका यहाँ से जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद इसका यहाँ से जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ से देखिएगा दिया, यहाँ से अब ध्यान कहाँ देखिएगा, दूसरा कलर हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अब ध्यान देने वाली बात कहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, जैसे मिल रहे हैं दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे, ठीक। क्रॉसिंग ओवर बोल दिए, देखिए क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं उन्हें, हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तू टच हो जा, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक। क्रॉसिंग ओवर हो गया। और क्या पूछे यहाँ से, विनिमय, यानी क्या होता है, विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिकी पदार्थों का आदान प्रदान करता है। ऐसे जो मिले थे, यानी ये जो मिले थे, ऐसे जो मिले थे, यहाँ एक मिले थे, यहाँ मिले थे, तो उसे हम क्या कर रहे थे, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या एक्सचेंज कर रहे थे, यानी अपना जो समजात गुणसूत्रों का उसी को क्या आदान प्रदान कर रहे थे। इसमें यह विनिमय एंजाइम द्वारा यानी नियंत्रित प्रक्रिया है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। क्या, रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। 2-3 टर्म हमें याद रखना है, रिकॉम्बिनेज क्या होता है, आपका क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, पैचिटीन क्या होता है, ये सब चीज़ें याद आपको रखना है, ठीक।
उसके बाद हमारा नीचे दे रखा है रिकॉम्बिनेज कहलाता है। तो आपको देखिएगा दुई गुणसूत्र अनुवांशिकी पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच में आपका पुनर्योजन यानी स्थूलपट्ट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसमें यानी जिसके परिमाण स्वरूप आपका विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े यानी क्या होता है जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब आते हैं किस पे हम डिप्लोटीन पे। ये था आपका क्या आगे वाला पोर्शन। हम आते हैं किस में ले जा पानी यानी डिप्लोटीन यानी चौथा वाला पोर्शन। ठीक डिप्लोटीन पे आते हैं। ठीक इसमें क्या लिखा है डिप्लोटीन के आरंभ में, ये हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है देखिए डिप्लोटीन के आरंभ में आपका साइनोटोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है विघटन हो जाता है उसका, और हमारा जो बाईवैलेंट था युगली समजात गुणसूत्र के द्विगुणी यानी विनिमय, देखिए यहाँ से गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ठीक अलग होने लगते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है अलग यदि होने लगता है, अभी डायग्राम आपको क्या कर देते हैं इजी वे में आपको हम दिखा देते हैं। ये डायग्राम आपको हम समझा देते हैं पहले क्या क्या कह रहा है। देखिए यानी पूर्वावस्था देखिएगा ये कंडेंस हो रहा है कि नहीं। ये जो वाइट कलर का तुम्हें इसमें दिखेगा उसी को हम क्या बोल रहे थे काइनेटोकोर बोल रहे थे। ठीक इसमें देखो क्या कर अपने अपोजिट पोल पे लेके जा रहा है, यहाँ बीच में आ गया जिसे हम क्या कर रहे थे मेटाफेज कह रहे थे। अब इसे मेटाफेज में देखेंगे। ठीक यानी ये सारी चीज़ें प्रक्रिया इसी के अंतर्गत होती। एक डायग्राम और होगा यार, नहीं दिया जो 9th में दिया रहता है ऐसे नहीं दिया, यहाँ से दिया है, यहाँ पर भी नहीं दिया यार। जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज किया वो डायग्राम ही नहीं दिया है। ठीक कोई ना। ठीक देखिए ये पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं। ठीक यहाँ पर हम आते हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। 9th में एकदम बढ़िया धर देख चलिए हम कोई ना एक डायग्राम लेकर आएंगे, उसी के द्वारा डायग्राम के द्वारा सब क्या करेंगे पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। ठीक देखो करिए विनिमय बिंदु यक्ष आकार की संरचना बनाता है, ऐसे यक्ष आकार की संरचना बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं कियजमाटा बोलते हैं। ठीक कियजमाटा बोलते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में क्या होता है यही हमारा आपका अब यक्ष टाइप जब स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कियजमाटा बोलते हैं। ऐसे जब हमारा क्या होता है ऐसे जब स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बाबू कियजमाटा बोलते हैं। ठीक कियजमाटा समझ गए। अब हमारा क्या पूछा कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होते हैं। ठीक अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन पर अवस्था फर्स्ट के अंतिम में आपका क्या आता है डायकाइनेसिस कहलाता है। जो अंतिम अवस्था होती है उसे हम डायकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें जिसमें क्या होता है कियजमाटा का उपाधि भवन हो जाता है, जिसमें हमारा कियजमाटा के अंत होने लगता है और इस अवस्था के गुणसूत्र आपका पुनरावस्था संघनित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं ये आपके तंतु यानी तुर्क तंतु एकत्रित होकर एक समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग करते हैं। ठीक उसके परम गति क्रम के अंत तक केंद्रीय अदृश्य हो जाते हैं और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। अब परम गति यानी परगति क्रम अवस्था यानी मध्यावस्था की ओर अब पारगरम के रूप में निरूपित होती है। ये था आपका जो प्रोफेज फर्स्ट था। ये पूरा स्टेटमेंट इसमें क्या क्या याद रखने का लिप्टोटीन जाइगोटीन आपका पैकेटीन और डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस 5 अवस्था आपको क्या करना पड़ेगा याद करने पड़ेगा। ठीक याद करना पड़ेगा। अब डायग्राम के द्वारा हम क्या सब कुछ बता देंगे जो आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज वगैरह हो रहा था सारी चीज़ें। ठीक चलिए और नीचे हम देख लेते हैं आपका ये आपका मध्यावस्था के बारे में थोड़ा सा। ठीक मध्यावस्था के बारे में देखिएगा ये मध्यावस्था फर्स्ट यानी मध्यावस्था में क्या होता है जैसे जैसे ऊपर वाला हो रहा था वैसे सेम टू सेम कर देना। ठीक देखिए जो आपका समसूत्री विभाजन में हो रहा था। ठीक देखिएगा दिया युगल गुणसूत्री मध्य रेखा पट्टिका की ओर पे यानी पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाती हैं। विपरीत ध्रुवों के आपका तुर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों की ओर जोड़े काइनेटोकोर से चिपके रहते हैं। ठीक ऐसे काइनेटोकोर ये हो गया। इससे ऐसे क्या करते हैं ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसे काइनेटोकोर बोलते हैं। छोटा इतना बड़ा नहीं होता। ठीक चिपके रहते हैं। अब पश्चावस्था फर्स्ट में क्या होता है समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं जबकि संतानी अर्ध गुणसूत्र के रूप में गुणसूत्री बिंदु से जुड़े रहते हैं। ठीक उसके बाद हमारा नीचे हमारा स्टेटमेंट दे रखा है आपका अंत्यावस्था। इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः स्पष्ट यानी स्पष्ट होने लगती हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन से शुरू हो जाती है और हमारा कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्वीप बोलते हैं। यदि बहुत से मामले में क्या होता है गुणसूत्र के कुछ छितराव हुई हो जाते हैं जबकि अंत्यावस्था में केंद्रक की पूर्णता थैली अवस्था में नहीं मिलती है।
ठीक, जो आपकी अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, अंतराल अवस्था बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोकाइनेसिस बोलते हैं। कहने का मतलब हम उसमें क्या पढ़े थे, इंटरफेज पढ़े थे कि नहीं। इसमें हमारा इंटरफेज देखने को नहीं मिलता है, और इसमें यानी आपका जो आपका मियोसिस, यानी आपका मियोसिस मियोसिस फर्स्ट और हमारा मियोसिस सेकेंड के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक, इंट्रोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक, इंट्रोकाइनेसिस कहते हैं। और यह सामान्यतः कम समय के लिए होती है, जिस यानी इनमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है, और पुनः यानी क्या होता है, पुनरावस्था सेकेंड और जो पुनरावस्था फर्स्ट के काफ़ी सरल होता है। ठीक, ये था आपका किसने, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अब हम चलते हैं किसमें, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में। ठीक, देखिए क्या दिया, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, इसमें पूर्वावस्था फर्स्ट यानी प्रोफेज फर्स्ट क्या कह रहा है, आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के यानी पहले वह आपका कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद आपका आरंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के समान सूत्री विभाजन के समान होती है, और यानी आपका पूर्वावस्था के अंत तक केंद्रक में क्या हो जाता है, केंद्रक जो होता है, केंद्रक आवरण क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। ठीक, अदृश्य मतलब क्या होता है, जो आपका ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर जैसे मेम्ब्रेन थी वो क्या हो जाती है, वो डिसअपियर हो जाती है, हट जाती है, ऐसे ऐसे क्या हो जाती है, पूरी हट जाती है, अदृश्य हो जाती है। ठीक, यहाँ लिखा आवरण अदृश्य हो जाती है। और यहाँ से लिखा है गुणसूत्र पुनः यानी क्या होता है, संघनित हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा इंटर कर जाता है किसमें, मेटाफेज में। ठीक, मेटाफेज में क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र की मध्यावस्था पाया जाती है, जिससे क्या होता है, ये देखिए काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। कहने का मतलब क्या कर रहा है, ये एक आपका सेल होता है, सेल पे जितना भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ऐसे देखो प्लेट पे आ जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट बोले हैं, जो समसूत्री विभाजन में हम देख चुके थे। ठीक, अब जो काइनेटोकोर मतलब क्या होता है, ये ऐसे एक हम लेते हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, इसी के द्वारा आपका जो ये क्रोमोसोम अटैच होता है, जिससे स्पिंडल फाइबर क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह के खींचने का काम करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, छेद को हम काइनेटोकोर बोलते हैं। अब देखिए करिए, पश्चावस्था सेकेंड, इस अवस्था में गुणसूत्र यानी गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं, और इनमें जुड़े संताति अर्धगुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं, जो सूक्ष्म नलिकाओं से छोटे होने से कोशिका के विपरीत ध्रुव पे खींचने लगते हैं। जो रस्सी होती है इसे हम क्या कह रहे थे, तंत्र का तंत्र बोल रहे थे, और वही हमारा स्पिंडल फाइबर, वही हमारा क्या कर रहा था, काइनेटोकोर की मदद से क्या कर रहा था, एक दूसरे को खींचने में मदद करता है। ठीक है, मदद करता है। और हमारा क्या दे रखा है, आपका अंतरावस्था सेकेंड, इसमें क्या होता है, ये अर्धसूत्र विभाजन की अंतिम अवस्था का मानी जाती है। ठीक, इसमें आपका केंद्रक आवरण जो होना पुनः द्वारा इसी के द्वारा घिर जाता है। उसके बाद हमारा कहाँ चला जाता है, उसके बाद यहाँ से हमारा इंटर कर जाता है, ये था आपका अंतावस्था सेकेंड। ठीक, अंतावस्था सेकेंड हो गया। उसके बाद यानी क्या सिग्निफिकेंस, यानी कुछ महत्वपूर्ण होगा ना अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, क्या फ़ायदा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, एक सेल है, ठीक, एक सेल है, उसके बाद मान लेते हैं ये पेरेंटल सेल है, एक हमारा मेल है, एक हमारा ये फीमेल है। इनसे जो आने वाला है तो वो क्या कर रहा था, संरक्षित रहता, अगले जो जनरेशन आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो हमारा संरक्षित रहती है। ठीक है, संरक्षित रहती है। यद्यप विरोधाभासी प्रक्रिया में परिमाण स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा गुण यानी आपका जो जीवधारी का जनसंख्या होती है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिकी भिन्नता को बढ़ाती है। ये विकास प्रकृति की भिन्नता को अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक, इसके कहने का मतलब क्या कह रहा है ये हमारा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, इसीलिए हम आइडेंटिकल सेम टू सेम नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हमारा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसीलिए हम आपके जो पेरेंट होते हैं सेम टू सेम फोटोकॉपी नहीं होते हैं। यही सारी चीज़ें प्रक्रिया होती हैं। और यहाँ से हमारा डायग्राम बच गया था, डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोनों डायग्राम आपको क्या कर लेते हैं, यदि आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक, डायग्राम आपको बता देते हैं। ठीक, देखिए क्या दिए, ये आपका
आपका अर्धसूत्र की यानी प्रवस्था फर्स्ट है। ठीक, इसमें देखिए क्या दिया आपका प्रवस्था फर्स्ट, देखिए यहाँ से देखो क्रोमोसोम, इसमें देखो क्या दिया स्पिंडल फाइबर इधर मुंह यानी खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, खींचने के बाद क्या कर रहे हैं देखो, यानी ये आपका मेटाफेज होगा, देखो इधर उधर चले गए हैं। ठीक, इधर उधर यदि चले गए हैं तो आप देख लीजिए यहाँ से, देखो यहाँ से हमारा क्या होता है, एक सेल अब एक तैयार हो गया, एक सेल तैयार हो गया, उसके बाद डिवीजन होकर एक सेल यहाँ बना दिए, एक सेल यहाँ बना दिए। फिर हमारा दोबारा क्या होता है, मियोसिस जो आपका सेकेंड है यानी अर्ध सूत्री जो आपका सेकेंड है उसमें इंटर कर गए हैं, उसमें इंटर कर गए हैं तो हमारा नीचे आपका डायग्राम यहाँ से देखिए क्या दिया, जो दोनों सेल थे, दोनों सेल देखिए क्या दिया, यहाँ आ गए कि नहीं, एक देखिए क्या दिया, दोनों सेल, एक सेल यहाँ आ गए, एक सेल यहाँ आ गए। ठीक, एक सेल यहाँ आ गए, उसके बाद हमारा क्या होगा देखो, यहाँ से हमारा दोबारा परवन यानी पूर्वावस्था फर्स्ट, जैसे प्रोफेज हम फर्स्ट कर रहे थे यहाँ पर पहुँच आया, उसके बाद हमारा जस्ट हमारा मध्यावस्था आ गया। ठीक, मध्यावस्था आ गया, देखिए इक्वेटोरियल प्लेट पे हमारे क्या होता है, यहाँ से आ गए कि नहीं, उसके बाद यानी हमारा दोबारा इसी का डिवीजन होगा, देखिए यहाँ से देखो कर दिया, एक सेल अब ये बनने के लिए तैयार है, एक सेल ये बनने के लिए, एक सेल ये बनने के लिए, एक सेल ये बन, यही तो हमारा एक से 4 सेल हो गया। देखिए कर दिया, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ये बन गया पूरा। इसमें भी हमारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होता है। अभी तक यहाँ जो प्रवस्था थी हमारा क्या थी, कैरियोकाइनेसिस थी। उसके बाद जस्ट हमारा जब ये सब चीज़ डबल हो चुका है तो हमारा एक से क्या हो जाएगा, तुरंत तत्काल धड़ाक से हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यही था हमारा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एंड सेकेंड के बारे में। ठीक, अब इसके बाद हम जस्ट मिलेंगे आपसे किसके बारे में, किस पे भी, इसके बाद हम जस्ट आपसे मिलेंगे इसका जितना भी प्रश्नोत्तर है, यानी प्रश्न का जितना उत्तर है जो आपका यानी नीचे दे रखा, हम आपको स्क्रॉल करके नीचे ले जाते हैं, ये देखिए आपका, हम क्या करेंगे इससे आप नोट बनाइएगा, भाई आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, आप यदि नोट बनाएंगे तो बहुत आपको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक, इसका जितना भी अभ्यास का है इसका हम क्या करेंगे, उत्तर आपको क्या करेंगे इजी वे में समझा देंगे, और विथ डायग्राम, आप बायोलॉजी यदि पढ़ रहे हैं तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक, ये था पूरा वीडियो किसके बारे में, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अभ्यास के साथ। ठीक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।